हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल में हम लकुंडी हेरिटेज साइट के बारे में बात करेंगे। देन सेकंड आर्टिकल में हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड के बारे में। थर्ड में हम जुडिशियल इंटरफेरेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देखिए, पहला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी रिसेंटली कोट वृद्धेश्वर टेम्पल के अंदर जो खुदाई चल रही थी उसमें हमें नियोलिथिक टाइम के कुछ रेलिक्स मिले, कुछ अवशेष मिले। इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे एरिया को आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड करो। तो लुकंडी बेसिकली एक विलेज है कर्नाटका के अंदर। अब इस पूरे एरिया की बात करें तो इस पे आपको कल्याण चालुक्यास का इंप्रेशन देखने को मिलता है। ये एक डिस्टिंक्ट फेज है जहां पे कार्विंग्स के ऊपर और यूज किया जाता था सोप स्टोन को, जिसके ऊपर कार्विंग करनी काफी इजी रहती थी। तो यहां पर हजारों ऐसे टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड अगर बात की जाए तो यहाँ पे ओपन म्यूजियम का भी एक कॉन्सेप्ट है। 1000 से ज्यादा यहाँ पे रेलिक्स मिले जो कि विलेज के हाउस होल्ड से कलेक्ट किए गए हैं। एंड आप ये कह सकते हो कि ये लिविंग हेरिटेज ऑफ विलेज को डिपिक्ट करता है, दर्शाता है। अब यहाँ पे खास बात यह है कि इस पूरे एरिया में कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं 7 से ज्यादा, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट कर रखे हैं, और 16 के करीब आपके कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रखे हैं। तो ये जो रुकांडी नाम है ये एक्चुअल में एक एंशिएंट टर्म थी, लोकीगुंडी, वहां से आपका निकल के आया है। अब वैसे ये जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, इसमें स्टेप वॉल्स वेल्स आपको देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ हर जगह पे कुछ इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन जो इसके बारे में डिपिक्ट करता है हमें अमरावती में भी देखने को मिला है। मोर ओवर अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ एरिया में कुछ इश्यूज है इंक्रोचमेंट को लेके। मोर ओवर जो लोकल लोग हैं उनको ये भी एक दिक्कत है कि भाई अगर यहाँ पे फुल स्केल रिस्टोरेशन की गई तो उनको अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वैसे हमें ये समझना होगा कि इस पूरे एरिया में आपको काफी क्रोनोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिलती है। यहाँ पे नियोलिथिक जो रेलिक मिले हैं ये कहते हैं कि ये हजारों सालों से इस एरिया में कहीं ना कहीं इवन बिफोर चालुक्यास यहाँ पे सिविलाइजेशन हुआ करती थी। एंड ये एक कंटिन्यूस ह्यूमन हैबिटेशन रहा है। तो पोटेंशियली इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस एरिया के पास कि टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट किया जा सकता है अगर इसे यूनेस्को का टैग मिल जाता है तो। वैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के साथ, ताकि इस एरिया को डेवलप किया जा सके। और इसको डेवलप करने के लिए जो यूनेस्को का टैग चाहिए उसके लिए आप ये कह सकते हो कि पूरी फाइनलाइज करने के लिए प्रपोजल को यहाँ पे इन्होंने इसके साथ कंसल्ट किया। एंड पॉसिबिलिटी है कि इसकी प्रोटेक्शन को और ज्यादा एक्सपैंड किया जाएगा। तो इसके ऊपर बेस्ड ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 131 इस साल पद्मा अवार्ड मिले हैं, जिसमें एक धर्मेंद्र जी को भी मिला। तो बात करें पद्मा अवार्ड की तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन आप कह सकते हो ऑनर है। तो वैसे पद्मा अवार्ड की बात की जाए तो 131 पर्सन्स को इस साल मिला है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री मिले हैं। तो वैसे पब्लिक अफेयर्स, आर्ट, साइंस और लिटरेचर की फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब देखिए, ये रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किए जाते हैं जहां पे किसी भी पर्सन के डिस्टिंग्विश वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द पब्लिक सर्विसेज। अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो हैंडल करती है। एंड ये एग्जीक्यूटिव अवार्ड है, ये कोई टाइटल नहीं है। आर्टिकल 18 का ये किसी भी तरह से कोई वायलेशन नहीं है। देन यहां पे कुछ एक्सक्लूजन की बात की जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किसी भी तरह से उनकी सर्विसेज के लिए अवार्ड नहीं मिलता है। बट हाँ, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के केस में ये बात यहां पे दरकिनार कर दी जाती है, उनको ये अवार्ड मिल सकता है। देन पद्म विभूषण की बात की जाए तो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए मिलता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विसेज हाई ऑर्डर के लिए मिलता है। एंड पद्म श्री डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड के लिए मिलता है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो हर साल प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। वैसे तो मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं मिलते हैं, बट इस बार हाईली डिजर्विंग केस के कारण धर्मेंद्र जी को एंड अच्युत आनंदम जो है इनको मिला है। तो इनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो मोर ओवर यहाँ पे कोई मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ पे नहीं होता है। वैसे तो 120 अवार्ड ही मिलते हैं, बट इसमें मरणोपरांत जिनको अवार्ड दिए जाते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के नाम है जो आप देख सकते हैं।
बट भारत रत्न से अगर इसे कंपेयर करें तो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर में से आपका आ जाता है, जो मतलब ऑनर आप किसी भी पर्सन को देते हैं। अब इसमें एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए मिलता है, इसमें डिस्टिंग्विश वर्क के लिए मिलता है। ये सिंगल अवार्ड है, इसमें 3 अवार्ड है। इसमें मैक्सिमम 3 ही दे सकते हो, इसमें मैक्सिमम 120 दे सकते हैं। एंड इसमें आप मरण उपरांत नहीं दे सकते। एंड एनआरआई, फॉरेनर्स और इंडियन ओवरसीज जो होते हैं उनको ये अवार्ड्स नहीं मिलते हैं। वैसे ह्यूमन इंडेवर्स के लिए किसी भी फील्ड में ये मिल सकते हैं, बट इसमें आर्ट, साइंस, सोशल वर्क ऐसे कुछ लिमिट यहाँ पे इम्पोज की गई है। ये फर्स्ट अवार्ड है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में आते हैं आपके। तो वैसे दोनों में ही कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं आता, एंड दोनों ही आर्टिकल 18 के अंडर जो टाइटल आता है उसके अंडर ये इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो देखिए ये आपको एक PYQ आया था इसके ऊपर, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड आर्टिकल। अभी एक जजमेंट आई इस केस में, सुप्रीम कोर्ट की स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद अरशद खान केस में। तो इसमें यह कहा गया कि जो हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि भाई आप ये जो कुरेसिव स्टेप्स हैं ये बहुत वेगली यूज किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा किसी भी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए। तो इनका सिर्फ एक आप ये कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही यूज करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें रोक लग जाती है। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई जहां पे आपको ऐसा लगे कि प्रेजुडिस आपका एग्जिस्ट करता है तो उस केस में ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये कहा जाता है कि भाई देखो यहाँ पे जुडिशियल इंटरफेरेंस इन इन्वेस्टिगेशन एक थ्रेशोल्ड है, एक सर्कमस्टांस है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे लगा देते हैं पुलिस के एक्शंस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, या ग्रांट करते हैं प्रोटेक्शन किसी भी एक्यूज को जब उनके अगेंस्ट कोई FIR आपकी पेंडेंसी में हो। तो कहते हैं कि ये वैसे तो आर्टिकल 226 के अंडर जो रिट इशू की जाती है उसकी जुरिस्डिक्शन में आती है, एंड सेक्शन 482 CRPC के अंडर आती थी, बट अभी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की बात की जाए तो इसके सेक्शन 528 के अंडर आती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो इसमें सेपरेशन ऑफ स्फेयर की बात की जा रही है। सबसे पहले कि जुडिशरी और पुलिस ऑपरेट करते हैं एक डिस्टिंक्ट स्फेयर में, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी आ गई। तो यहां पे जुडिशरी जो है इनकी पावर को अपने अंडर नहीं ले सकती। दूसरी चीज ये कहा जाती है कि भाई निहारिका प्रिंसिपल को यहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए। निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस था, तो इसमें यह कहा गया था कि भाई देखो आपको अगर FIR को क्वैश करना है तो वहां पर कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए और उसको ठीक से जांच के ही आप ऐसे स्टेप्स लोगे। मोर ओवर नो क्रेसिव स्टेप्स कि भाई हाईकोर्ट अक्सर अंतरिम ऑर्डर कुछ पास कर देता है अक्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अरेस्ट। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप जो भी यहां पे एक्शन लें उसको आपने रीजन करना है एंड उसको क्लैरिफाई करना है कि एग्जैक्ट उसका नेचर क्या है। देन यहां पे अगर हम बात करें वेगनेस ऑफ द टर्म की, तो नॉन कोरेसिव स्टेप में अक्सर आपको ये देखने को मिलता है कि लोग ब्रॉडली इसे अप्लाई करने की बात करते हैं। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑफन, अब आप ये देखते हो कि भाई इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि भाई अक्यूज जो है इसको लाइक बहुत बड़ी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं, बट यहां पर एक बात ये आ जाती है कि ये पर्सनल लाइबिलिटी के लिए ही आपका अप्लाई होता है। देन ओवर रीच इनटू एग्जीक्यूटिव डोमेन, जैसा मैंने कहा कि भाई आपकी पुलिस एग्जीक्यूटिव में आती है, तो यहाँ पे टाइम बाउंड जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कहते हैं तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। हर केस में अगर आप ऐसा कहोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है। देन सत्य प्रकाश बागल केस जो है, इसमें जो अक्यूज पार्टी थी इन्होंने कहा कि भैया इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, तो ये चीज गलत है। तो इन्होंने कुरेसिव मेजर के अंदर इसको कहीं ना कहीं डाला था, बट बाद में सुप्रीम मतलब यहाँ पे कोर्ट ने ये बात कही कि भाई ये इनकरेक्ट है। तो पर्सनल प्रोटेक्शन आप कह सकते हो, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के प्रोविजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड यहाँ पे टाइम बाउंड जो मैनर है ये कहीं ना कहीं आपका डिस्करेज करता है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स केसेस के अंदर आपको थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के अंदर टाइम लगता है, आपको उतना टाइम यहां पर देना चाहिए, कोई जुडिशियल डेडलाइन यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये आपका एक PYQ है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अब देखो यूएस ने इससे विड्रॉ कर दिया। तो कहते हैं कि भाई इंडिया गवर्नमेंट ये कहते हैं कि भाई हम फुल्ली कमिटेड हैं इस चीज को लेके, एंड हम अपने सन रिच जो रीजन्स है जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यहाँ पे
कहीं ना कहीं अपने फुटप्रिंट्स को इंक्रीज करेंगे। एंड मोर ओवर यूरोपियन कार्बन बॉर्डर जो टैक्स है इसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट को कम करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको बिल्ड किया गया था आपके पेरिस एग्रीमेंट के दौरान, यानी पेरिस समिट थी उस समय। तो COP21 2015 में जो हुई थी उस समय इसको लॉन्च किया गया था। पहले स्टार्टिंग में ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए ओपन था, पार्शली और फुल्ली जो ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं उन कंट्रीज के लिए। बाद में सभी यूएन के मेंबर्स के लिए इसे ओपन कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा के अंदर। एंड हम $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट इसमें अट्रैक्ट करना चाहते हैं सोलर सेक्टर में बाय 2030। तो वैसे ओवरऑल 113 कंट्री अभी तक इसके कन्वेंशन को साइन कर चुके हैं, इसकी पार्टनरशिप को साइन कर चुके हैं। बट 98 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इसे रेटिफाई किया है एज एफ जनवरी 2026। कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल सोलर फैसिलिटी यहाँ पर बिल्ड करने की बात की जाती है, जो कि पेमेंट गारंटी प्रोवाइड करेगा ताकि हम इन्वेस्टमेंट को इसमें सोलर सेक्टर में बूस्ट कर सकें। मोर ओवर सोलर एक स्टार्टअप चैलेंज यहाँ पे प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, ताकि हम स्केलेबल सोलर सोल्यूशन को बिल्ड कर सकें। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की जाए, ये इनिशिएटिव कनेक्ट करता है सोलर एनर्जी सिस्टम्स को अक्रॉस द बॉर्डर, ताकि 24/7 एनर्जी सप्लाई को हम इंश्योर कर सकें। वैसे नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस है, जहां पर सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसोर्स सेंटर को बिल्ड करेंगे ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग में ये हेल्प कर सके। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे चाइना आज की डेट में रेयर अर्थ मिनरल्स को 80 to 90% आप ये कह सकते हो प्रोसेस करता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के ऊपर चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। मोर ओवर जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है यूरोपियन यूनियन का, इसमें हायर एमिशन जो सेक्टर्स है जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, इनको कार्बन इंटेंसिटी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा इन केस अगर आप यूरोपियन लेवल से ज्यादा यहाँ पर अमिट कर रहे हैं। एंड एडिशनल टू दिस स्टोरेज को लेके, जैसे लिथियम आयन बैटरीज का यूज किया जाता है, तो उसको लेके भी यहाँ पे कुछ बॉटलनेक आपके एग्जिस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है। तो डाटा सेंटर जिस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं एआई के कारण, तो कहा जा रहा है कि 12 गीगावाट की आपको एडिशनल डिमांड की जरूरत है बाय 2030। एंड ये एक मैसिव डिमांड है जिसको फुलफिल करने के लिए हमें और ज्यादा यहाँ पे फोकस करना होगा। वैसे कुछ अच्छी चीजें ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी हम इंश्योर करना चाहते हैं, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक जो हो सके उसके ऊपर फोकस करना होगा। वैसे सोलर एनर्जी के जो टैरिफ है वो अब आपके कन्वेंशनल सोर्स जैसे कोल है उससे काफी कम हो चुके हैं। एंड यहाँ पे इंडिया एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है ग्लोबल साउथ के लिए। वैसे यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव के ऊपर फोकस किया, जैसे वायबल गैप फंडिंग के ऊपर, जिसमें 43 गीगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर हम फोकस करें ताकि ग्रिड स्टेबलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा सके। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे सरप्लस एनर्जी को हम यूज करेंगे आपके वाटर को पंप करने के लिए। एंड जहां पर अपर पार्ट में आप इसे स्टोर करोगे और जैसे ही आपको एनर्जी चाहिए होगी तो पानी नीचे आएगा, जैसे डैम में आपकी एनर्जी जनरेट होती है वैसे ही हाइड्रो एनर्जी को हम वापस जनरेट कर सकते हैं। देन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया जा सकता है, जैसे आपके जो ग्रीन एनर्जी है इसको हम यूटिलाइज करेंगे कैसे कि हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल को जनरेट कर सके। मतलब आप ये मान के चले कि हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, तो यहां पे क्या करेंगे आप, जो सोलर एनर्जी है इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन आपका प्रोड्यूस होगा और उससे आप कहीं ना कहीं अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसको यूज करके आप कहीं ना कहीं कार्बन इंटेंसिटी अपनी कम कर सकते हैं। मोर ओवर एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को भी हम एक्सपैंड करने की कोशिश यहाँ पे कर ही रहे हैं। इसके रिगार्डिंग ये PYQ है एंड ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।